नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान के उद्योग है। राजस्थान का जो उद्योग है वो बड़ा ही लेंथी टॉपिक है, ठीक है ना। तो जो राजस्थान का उद्योग है उसमें इकोनॉमिक्स जो सर्वे है 2024-25 उससे संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं। तो टॉपिक बड़ा ही लेंथी है। मैंने क्या किया है, शुरू में इकोनॉमिक्स सर्वे से कुछ प्रश्न बनाए हैं, इसके बाद में ट्रेडिशनल प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद में फिर से जो है ना वो आपका इकोनॉमिक सर्वे में जो विभिन्न प्रकार की आपकी उद्योग से रिलेटेड जो योजनाएं दे रखी हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो है ना वो अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई हैं, चलाई जा रही हैं। तो टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही लेंथी टॉपिक है। मैंने प्रयास किया है कि जितना भी कंटेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवा सकूं। तो उन सब का मैंने क्या किया, इसमें समावेश किया। मुझे इतना तो उम्मीद है ना, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि टॉपिक एक बार अगर आप पढ़ लोगे, एक बार आपका अगर ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, हालांकि शायद इस सेशन में जो है ना हो, फिर भी प्रयास किया जाएगा। तो मुझे तो पूरा भरोसा है ना, कंफर्म। मैं तो ये कह सकता हूं कि एक बार अगर आप ये क्लास पूरी कर लोगे तो कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाओगे। तो फटाफट जो है ना इसका क्या करते हैं, आपका रिवीजन जो है ना वो शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक दो लाइनें भी जो है ना वो आपकी लिखी हुई हैं कि जो ख्वाब छप्पर तले पले हैं, वो पांव जो अंधेरे से भी जले हैं, है ना, उनसे पीड़ा का जिक्र भी व्यर्थ है, जो रेंगने की हालत में भी चले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्यार्थी जीवन होता है ना, ये बड़ी ही कठिनाइयों का जीवन होता है ना। बहुत ही विषम परिस्थितियां जो है ना वो विद्यार्थी के जीवन में आती हैं, और एक विद्यार्थी जो है वो इन विषम परिस्थितियों से लड़कर जो है ना अपने मुकाम को हासिल करता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो बहुत ही कम समय बचा है उसमें शानदार तरीके से जो है ना रिवीजन कीजिए, टू द पॉइंट जो है ना वो रिवीजन कीजिए, और सितंबर में जो है ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और अपने एग्जाम को कंप्लीट कीजिए, है ना। कंफर्म आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मक्खन जी का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न जो है ना वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इस प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, देखें, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, किसके अनुसार है, देखो इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रश्न है। सबसे पहले, वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्रमशः है ना प्रचलित कीमतों एवं स्थिर कीमतों पर योगदान रहा। आपको ये बताना है ना, कितना रहा, 27.16% एवं 28.39%। मतलब प्रचलित कीमतों पर 27.16% और स्थिर कीमतों पर 28.39%, या फिर 28.39% और 27.16%, या 26.95 या 26.54%, या 26.54 और 26.92%, है ना। यहाँ 95 नहीं है, यहाँ कितना है, 92% है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1 नंबर है ना। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो 27.16% का है, और स्थिर कीमतों पर 28.39% का है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, है ना। याद तो मैं करवा दूंगा इनका। जिस भी विद्यार्थी ने इसका आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है। देख लीजिएगा यहाँ, सबसे पहले अगर उद्योग क्षेत्र की अपन बात करें, किसकी बात करें, उद्योग। ये देखो यहाँ उद्योग क्षेत्र है ना। कौन सी कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर 27.16% और स्थिर कीमतों पर कितना है, 28.39% है। फिर मैंने तीनों ही सेक्टर जो है ना वो आपके लिख दिए हैं। कृषि क्षेत्र की बात करें तो 26.92% है प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर है 26.54% है, ठीक है। मतलब इसमें 26 ही है दोनों में, एक में 26.92% है, एक में 26.54% है। उद्योग जो है ना वो 27.16% प्रचलित कीमतों के ऊपर और स्थिर कीमतों पर 28.39%। सेवा क्षेत्र जो है ना वो प्रचलित कीमतों पर 45.92% और स्थिर कीमतों पर 45.07% है। ध्यान रख लीजिएगा, अपना वाला प्रश्न यही था, है ना। तो जिस भी विद्यार्थी ने पिछले वाले प्रश्न का आंसर सही दिया है वो बधाई का क्या है, पात्र है।
दूसरा प्रश्न भी पढ़ो देंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2024-25 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर, उद्योग क्षेत्र की क्या बतानी है, वृद्धि दर बतानी है। प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना, कौन सी कीमतों के ऊपर है, आपकी प्रचलित कीमतों पर है ना, इसमें बड़ा कर लेना, एवं स्थिर कीमतों पर प्रतिशत में। तो प्रचलित कीमतों पर 7.88% और जो आपकी स्थिर कीमतें हैं उस पर 5.77% या 5.77 और 7.88%, है ना, 11.44 या 5.05% या 5.0 से लगाकर 11.44%। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, 7.88% तो है प्रचलित कीमतों पर और 5.77% है किस पर, स्थिर कीमतों पर। तो ध्यान रखना, एक नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो किस प्रकार से है, यहां आ जाओ, है ना, यहां लिख दिया है तीनों ही क्षेत्रों का। देखो अपना जो क्वेश्चन था उसमें कौन था, उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र में देखो, है ना, यहां लिखा हुआ है सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत में। प्रचलित कीमतों पर देखिएगा 7 पॉइंट कितना है, 88% और स्थिर कीमतों पर कितना है, 5.77% है। ध्यान रखना, याद हो जाएगा, 7.88% और 5.77%। ये औद्योगिक क्षेत्र की क्या है, विकास दर है, प्रचलित कीमतों के ऊपर और स्थिर कीमतों के ऊपर। कृषि की विकास दर भी देख लीजिएगा, कृषि की विकास दर जो है वो प्रचलित कीमतों पर 11.44% और स्थिर कीमतों पर कितनी है, 5.05% है। ठीक है, सेवा क्षेत्र की देख लीजिएगा 12 आपकी है ना 29% है और सेवा क्षेत्र की स्थिर कीमतों पर कितनी है, 7.38%। यहां ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में कौन से क्षेत्र की विकास दर सर्वाधिक रही है। तो ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक रही है, कृषि की 11.44% और स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक जो वृद्धि रही है कौन से, है ना, अर्थव्यवस्था के कौन से सेक्टर की जो है ना वो सर्वाधिक वृद्धि दर रही है। ध्यान रखना, सेवा की रही है कितनी, 7.38%। इस प्रकार का प्रश्न भी जो है ना वो यहां से बन सकता है। ध्यान रख लीजिएगा, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कौन से क्षेत्र की प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर रही, कृषि की, और स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर रही किसकी, आपकी सेवा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है ना, मैंने दोनों एक एक साथ जो है ना वो प्रश्न बना के दे दिए हैं ताकि याद हो जाए आप लोगों के। ठीक है ना, अगला वाला जो प्रश्न है वो पढ़ो, क्या कह रहा है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र है, एक तो विनिर्माण, एक निर्माण, एक खनन एवं उत्खनन, एक मत्स्य पालन, एक दे रखा है विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। इसमें से आपको ये बताना है कि औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो यहां ध्यान रख लीजिएगा, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, है ना, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, और निर्माण जो है ना वो औद्योगिक क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के क्या है, उप क्षेत्र होते हैं। तो अब आप देख लो, है ना, कौन सा विकल्प जो है ना इसका सही आंसर आएगा। इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा, ए, ब, से और ये, मतलब कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर जो है ना इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं उत्खनन और कौन सा, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, ये औद्योगिक सेक्टर का क्या है, अलाइड सेक्टर है, या औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके उप क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगला प्रश्न देखो, है ना, कितना शानदार प्रश्न है। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। तो कौन से का रहा भी, निर्माण या खनन या विनिर्माण या फिर विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। तो कौन से क्षेत्र का रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, विनिर्माण क्षेत्र का रहा है। अगर यहां प्रश्न ऐसे आता है, ये प्रचलित कीमतों पर है, अगर प्रश्न ऐसे भी आता है कि स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, तो भी आपका आंसर कौन आएगा, विनिर्माण ही आएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, प्रचलित कीमतों पर भी सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का और स्थिर कीमतों पर भी सर्वाधिक योगदान किसका, विनिर्माण का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है बधाई का पात्र है। देख लो, यहां
थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं, देख लीजिएगा यहां, है ना। कौन सा? वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान क्रमशः है। तो देख लो, विनिर्माण का, प्रचलित कीमतों की बात हो रही है, विनिर्माण का 11.58% का योगदान, निर्माण का 9.47%, खनन का 3.3%, है ना। विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का 2.81%, जिसमें विद्युत गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का 2.51% का है, और जो आपका जलापूर्ति है उसका 0.30% का है। हालांकि ये सामने वाला फिगर नहीं पूछेगा, आपको ये ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। राज्य के जीएसवीए में औद्योगिक सेक्टर के कौन से उप सेक्टर का सर्वाधिक योगदान है प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, ये वाला प्रश्न पूछेगा तो विनिर्माण का है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में ही किसका है? विनिर्माण का है। देख लो यहां भी वही है ना। फिर मैंने वही प्रश्न दिया है, इसमें भी वही आंसर आएगा, ध्यान रख लेना। वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वही आपका कौन सा आंसर आएगा? विनिर्माण। पहले बता दिया कौन सा आंसर आएगा, विनिर्माण जो है ना, इसका भी राइट आंसर होगा। तो जिस भी विद्यार्थी ने ध्यान से सुना है और उसका आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है, ठीक है ना। देख लो यहाँ योगदान वही विनिर्माण का कितना है, 14.67%, निर्माण का 8.57%, विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं 2.07%, और खनन का कितना है? 3.09% है। किसका? खनन का जो योगदान है ना। तो सर्वाधिक योगदान स्थिर कीमतों पर भी कौन से का है? विनिर्माण का, और प्रचलित कीमतों पर भी सर्वाधिक योगदान किसका है? विनिर्माण का ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना। अच्छा, यहां मैंने वो दे दिया है, पहले ये पढ़ लो एक बात, है ना, ये भी काम की चीज है। देखो यहाँ क्या दिया है, वृद्धि दर जो है ना वो दी है ना। औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों की वृद्धि दर, प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी? देखो निर्माण की तो कितनी है? 9.59, और खनन की कितनी है? 9.71, विनिर्माण की 6.42, विद्युत गैस जल आपूर्ति और कौन से की जो आपकी अन्य उपयोगी सेवाएं हैं उसमें कितनी है आपकी? 6.20। हमें ये ध्यान रखना है ना, ये वाला अपने को ये वाला ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र की विकास दर सर्वाधिक रही है। तो कौन सी की रही है? खनन की रही है। कौन सी कीमतों के ऊपर? प्रचलित कीमतों के ऊपर। और स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक जो विकास दर है वो किसकी है? आपकी निर्माण की है। कितनी? 6.60%। बाकी विनिर्माण जो है ना वो इतना है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना, मतलब ऐसे ध्यान रखना है औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र की विकास दर प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक रही, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा? खनन। और स्थिर कीमतों पर कौन से उप क्षेत्र की विकास दर सर्वाधिक रही, तो आंसर आएगा कौन सा? निर्माण का। ध्यान से सुन लेना एक बार फिर से, अगर प्रश्न ऐसे आ रहा है कि औद्योगिक राज्य के जीएसवीए में औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान, तो विनिर्माण का। और स्थिर कीमतों पर भी सर्वाधिक योगदान विनिर्माण का। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का कौन से उप क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक रही प्रचलित कीमतों पर, तो कौन आएगा? आपका ये खनन आएगा। और स्थिर कीमतों पर कौन आएगा? आपका निर्माण आएगा। यहां विनिर्माण नहीं है, यह ध्यान रख लेना। वापस से सुन लेना, औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र की सर्वाधिक विकास दर है प्रचलित कीमतों के ऊपर? खनन की। और स्थिर कीमतों पर किसकी है? निर्माण की है, ठीक है। विनिर्माण जो है ना यहां नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ जो है ना वो बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका आंसर दो देंगे। अच्छा, यहां थोड़ा सा समझाने वाला दिया है, ये भी जो है ना वो आपका महत्वपूर्ण है, और इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिया है, आपको ध्यान रखना है आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर जारी किया जाता है। कौन सा वाला? औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है। तो वर्ष 2011-12 जो है ना इसका क्या है? आधार वर्ष है। और जो आपका एनएसओ है, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है,
मासिक आधार पर उनके द्वारा जारी किया जाता है ना। ये सेकंड ग्रेड में एक बार पूछ भी लिया गया है। तो एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी होता है ना। 3 वृहद समूह पर आधारित होता है। ध्यान रखना कोड कौन सा, विनिर्माण, खनन और विद्युत। इन क्षेत्रों को याद कर लेना, विनिर्माण, खनन और कौन सा, विद्युत। इन 3 वृहद क्षेत्रों के आधार पर जो है ना, या इन 3 वृहद समूह के आधार पर एनएसओ के द्वारा क्या किया जाता है, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है। और क्या है, राज्य के औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक माना जाता है। एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों की है ना उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापने वाला क्या है, ये सूचकांक है। ध्यान रख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है विनिर्माण, खनन और विद्युत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहां से बन चुका है, आगे भी आपका प्रश्न बनेगा। देखो प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, इस प्रश्न का आंसर दो। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3 वृहद समूहों पर आधारित होता है, निम्न में से कौन सा नहीं है। देखो विनिर्माण आया, खनन आया, विद्युत भी आया, कौन सा नहीं आया, निर्माण नहीं आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानिएगा, क्योंकि आजकल जिस प्रकार के प्रश्न का ट्रेंड बनता है, यहां से प्रश्न बन सकता है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 तक स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि मतलब CAGR कितना रहा, 4.22% रहा, या 9.17% रहा, या 7.88% रहा, या 5.77% रहा। अगर आपने पहले पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 7.88% जो है ना, ये आपकी औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर है। औद्योगिक क्षेत्र की क्या है, विकास दर है। कौन सी कीमतों के ऊपर, प्रचलित कीमतों के ऊपर, अभी पीछे चर्चा हुई थी। और ये स्थिर कीमतों पर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बचा कौन सा, 4.22%, 9.17%। यहां देखो किसके आधार पर पूछा है, स्थिर कीमतों पर। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 4.22% जो है ना, वो वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 तक CAGR है किसका, औद्योगिक सेक्टर का। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रचलित कीमतों पर अगर पूछ लेता है तो वो 9.17% CAGR रहेगा। तो स्थिर कीमतों पर कितना है ना, 4.22% है। ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बनते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा हूं। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अब लो, रिप्स के बारे में कुछ कथन है, आपको उन कथनों को पढ़ना है और फिर सही आंसर देने का प्रयास करना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 मतलब रिप्स 2024 मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्च 8 अक्टूबर 2024, ये ध्यान रख लेना, इसको लॉन्च 8 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये लिखा हुआ है आर्थिक समीक्षा में। किसमें लिखा हुआ है, आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये लागू हुई कब, 4 दिसंबर 2024 को। तो रिप्स को लॉन्च तो कर दिया गया कब, 8 अक्टूबर को। ध्यान रखना, ये डेट बड़ी काम की है। लॉन्च किया गया 8 अक्टूबर को, लागू हुई है 4 दिसंबर को। और कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है रिप्स 2024 कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। ठीक है, मतलब दिसंबर 2024 से, ऐसे याद कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, दिसंबर 2024 से लगाकर, है ना, ये आपकी मार्च 2029 तक क्या रहेगी, लागू रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला कथन आपका सही है। राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल दोनों ही क्या है आपके सही है।
ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्या है आपके सही है, मतलब ए और बी दोनों ही क्या है सत्य हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका सी आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे जो प्रश्न आएंगे ना वो आपकी इसी रिप्स से रिलेटेड होंगे, याद करते जाना। रिप्स को लॉन्च हुई 8 अक्टूबर को, लागू हुई 4 दिसंबर को, कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। उद्देश्य क्या है? सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और हरित विकास को बढ़ावा देना, इसका क्या है उद्देश्य है। हाथों हाथ याद करते रहना भैया। अगला प्रश्न भी जो है ना उसी से रिलेटेड है, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एक साथ तो इसको याद कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए प्रश्नों से याद करवा रहा हूं। रिप्स 2024 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में क्रमशः कितने से अधिक निवेश पर राज्य करों में 7 वर्षों के लिए 75%, कितनी प्रतिशत? 75% निवेश सब्सिडी दी जा रही है। वापस से देख लेना, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कितने रुपए से अधिक के निवेश पर राज्य करों में 7 वर्ष के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। तो ध्यान रखना, क्रमशः 50 करोड़ से अधिक तथा 25 करोड़ से अधिक, मतलब विनिर्माण क्षेत्र में अगर 50 करोड़ से अधिक का निवेश आता है तो 7 वर्षों के लिए 75% तक राज्य करों में आपको सब्सिडी मिलेगी। और सेवा के लिए ये राशि है कितनी? 25 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर पर्यटन पूछ लेता है सेवा में, तो पर्यटन के लिए ये राशि है कितनी करोड़ रुपए? ध्यान रखना, 10 करोड़ रुपए ये राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है ना। विनिर्माण में 50 करोड़ से अधिक और सेवा सेक्टर में 25 करोड़ से अधिक अगर निवेश किया जाता है तो राज्य करों में 7 वर्ष के लिए 75% तक क्या मिलेगी, है ना, निवेश सब्सिडी मिलेगी। ध्यान रख लीजिएगा। तो इस रिप्स के हमने 3 चीजें देख ली हैं। रिप्स की चौथी चीज देखो, है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही दिया है। तो रिप्स का चौथा भी देख लीजिएगा क्या कह रहा है। तो पढ़ो, देखो रिप्स क्या कह रहा है ना। रिप्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिप्स 2024 यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया ये, और यहां से डायरेक्ट प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। रिप्स 2024 3 स्तरों पर प्रोत्साहन करता है। रिप्स 2024 कितने स्तरों पर प्रोत्साहन करता है? 3 स्तरों पर प्रोत्साहन करता है ना, प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो कि एक तो कौन सा हो गया? क्षेत्र, दूसरा राज्य की प्राथमिकताएं, और तीसरा निवेशक के लचीलेपन पर आधारित है। तो ध्यान रखना, रिप्स 3 स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करता है, क्षेत्र, राज्य की प्राथमिकताएं और निवेशक के लचीलेपन पर आधारित है, ठीक है। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें 7 मानक पैकेज, मतलब विनिर्माण, सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास, जीसीसी और परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं इन 7 मानक पैकेज में। और 3 राज्य प्राथमिकताएं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 राज्य प्राथमिकताएं कौन कौन सी? हरित विकास, निर्यात संवर्धन और दक्षता वर्धन शामिल है। तो वापस से देख लेना, रिप्स 2024 जो है ना वो 3 स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करती है, क्षेत्र, राज्य की प्राथमिकताएं और निवेशक का जो आपका लचीलापन है उस पर आधारित, जिसमें 7 मानक पैकेज और 3 राज्य की प्राथमिकताएं शामिल है। 7 जो मानक पैकेज हैं उसमें विनिर्माण, सेवाएं, एमएसएमई, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना, अनुसंधान विकास और जीसीसी एवं परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल है। जबकि राज्य की 3 प्राथमिकताएं जो है उसमें हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता वर्धन को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 3 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रबिया, बड़ा ही शानदार था। और ये देखो मैंने प्रश्न बना भी दिया है ना, ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। रिप्स 2024 में 3 स्तरों पर प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है, मतलब राज्य की 3 प्राथमिकताएं हैं। उन 3 प्राथमिकताओं में कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? हरित विकास है, बिल्कुल है, निर्यात संवर्धन है, बिल्कुल है, और क्षमता वर्धन भी है, बिल्कुल है। मतलब ये तीनों ही क्या है? राज्य की प्राथमिकताएं हैं। किसके अनुसार? रिप्स 2024 के अनुसार।
किसके अनुसार है? रिप्स 2024 के अनुसार। ठीक है, ध्यान रख लेना, डायरेक्ट जो है ना वो आपका पर्सन बन सकता है। अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं रबिया, और ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है, रिप्स से ही रिलेटेड पर्सन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है ना। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। रिप्स 2024 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को दे प्रोत्साहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करना है। मतलब वापस से देख लो, रिप्स 2024 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को दे प्रोत्साहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना के लिए, प्रोत्साहन लेने के लिए कोई न्यूनतम जो है ना वो निवेश नहीं रखा गया है, तो ये सही है। 7 वर्षों तक 3 से 6% ब्याज अनुदान दे होगा, बिल्कुल सही है। 10 वर्षों के लिए 75% SGST की क्षतिपूर्ति दे होगी, बिल्कुल सही है। रोजगार सृजन और पूंजी जुटाने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी MSME को, बिल्कुल सही है। सारे ही आपके सही है, किसके अनुसार? रिप्स 2024 में। मतलब रिप्स 2024 जो है ना वो MSME सेक्टर को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, और ये पर्सन इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पर्सन देखो क्या कह रहा है ना। अच्छा, रिप्स 2024 की कुछ महत्वपूर्ण जो है ना वो आपकी बातें यहां दी गई है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। 2024 के तहत है ना अन्य आपके क्या है, ध्यान से देखो, अन्य प्रोत्साहन छूट एवं नवीन क्षेत्र, और वो कौन कौन से हैं? एक तो क्षेत्र आधारित क्षेत्र संचालित प्रोत्साहन, जिसमें रिप्स 2024 3 स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्षेत्र, राज्य की प्राथमिकताएं और निवेशक का जो लचीलापन है उस पर आधारित है, जिसमें 7 मानक पैकेज शामिल है, जैसे विनिर्माण है ना, सेवाएं, MSME, स्टार्टअप है ना, औद्योगिक अवसंरचना, ठीक है ना, और आपका नवाचार है ना, अनुसंधान एवं विकास, GSS एवं परीक्षण प्रयोगशाला, ये 7 मानक इसमें शामिल है। और राज्य की 3 प्राथमिकताएं इसमें शामिल हैं। राज्य की 3 प्राथमिकताओं में हरित विकास है ना, निर्यात संवर्धन और क्षमतावर्धन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कस्टमर है ना, कस्टमाइज जो प्रोत्साहन है उसमें प्लेटिनम पैकेज के रूप में 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर वार्षिक प्रोत्साहन सीमा में क्या है? छूट है। मानक विनिर्माण और सेवा प्रोत्साहन है, जिसमें 7 वर्षों के लिए राज्य करों का 75% हमने पढ़ लिया है ना, प्रतिपूर्ति है, या 10 वर्षों के लिए पूंजीगत सब्सिडी, जिसमें विनिर्माण के लिए 13 से 28%, सेवा सेक्टर के लिए जो है ना 10 से 20%, और टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन भी है, जो विनिर्माण के लिए 1.2 से 2% और सेवाओं के लिए 1% से 1.4% इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ये जो आपका कौन सा है, कस्टमाइज जो प्रोत्साहन है ना, ये काम का है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर आपको वार्षिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। और अन्य प्रावधानों में और क्या क्या है वो भी देख लीजिएगा। औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन है, विस्तृत कवरेज में वेयरहाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और कंटेनर फ्रंट स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है। कौन से वाले में? औद्योगिक अवसंरचना प्रोत्साहन में है ना, वेयरहाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, कंटेनर फ्रंट स्टेशनों को शामिल किया गया है। स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन है, व्यवसाय इंक्यूबेशन और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हेतु 2 वर्षों तक, इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों तक 100% SGST की प्रतिपूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। और क्या छूट है? विद्युत शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट, मंडी शुल्क में 100% जो है ना वो प्रतिपूर्ति, तथा स्टाम्प ड्यूटी रूपांतरण शुल्क पर 75% छूट के साथ 25% क्या है? आपकी प्रतिपूर्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एक तो स्टार्टअप वाला और एक कौन सा? छूट वाला जो है। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। अगले पर्सन की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं। अच्छा, और भी है। नवीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है भैया।
नवीन क्षेत्र भी देख लीजिएगा, है ना, इसको एक बार पढ़ ही लीजिएगा ताकि गलत होने की संभावना कम हो जाए। एरो एंड स्पेस ये नवीन क्षेत्र है। रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक, अपशिष्ट, है ना, पुनर्चक्रण, उच्च शिक्षा एवं कौशल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, ये नवीन क्षेत्र हैं जो रिप्स के तहत क्या, जिनको रिप्स के तहत क्या दिया जाएगा, विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। कौन कौन से हैं? एरोस्पेस है, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीक, अपशिष्ट, पुनर्चक्रण, उच्च शिक्षा एवं कौशल, ये वो क्षेत्र हैं नवीन जिनको रिप्स 2024 के तहत क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई पहल, एक तो पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित, है ना, कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, रुग्ण इकाइयां, क्लस्टरों और विद्युत गहन क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त क्या है, प्रोत्साहन है। यह भी ध्यान रख लीजिएगा, किसके तहत, रिप्स 2024 के तहत। ठीक है, अब ये रिप्स 2024 आपकी क्या है, कंप्लीट है। कुछ तो मैंने पर्सन के माध्यम से आप लोगों को बता दी है और कुछ जो है ना वो आपको ऐसे बता दी है, पर्सन बनने की संभावना रहेगी। अब ट्रेडिशनल जो है ना वो आपके पर्सन शुरू हो रहे हैं, तो इस पर्सन का आंसर दीजिएगा भी, देखें फटाफट आंसर तो देखिए कौन सा पर्सन है। राजस्थान में पर्सन क्या है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। फटाफट आंसर आना चाहिए, है ना। पहला सीमेंट उद्योग कहां स्थापित हुआ, मोडक, ब्यावर, लाखेरी या फिर खरिया में कहां स्थापित हुआ था, सबको पता है, लाखेरी बूंदी में जो है ना पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था। ठीक है, आप देख लो यहां किस प्रकार से लगाया गया था वो भी लिखा हुआ है। लाखेरी बूंदी में राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में, यह ध्यान रखना, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये किसका है, वर्तमान में ये अडानी समूह का कारखाना है। ध्यान रखना, राज्य का पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। सुमेलित, है ना, असंगत का चयन करना है ना, आपको बताना है मंगलम सीमेंट मोडक में, मोडक कोटा में है क्या, आपको बताना है जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में है क्या, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है क्या, आदित्य सीमेंट विजयनगर ब्यावर में है क्या। तो ध्यान रखना, मंगलम सीमेंट मोडक सही है, जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर सही है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ सही है। कौन सा गलत है, ये वाला गलत है। आदित्य जो सीमेंट है ना ये विजयनगर ब्यावर में नहीं है, आदित्य सीमेंट जो है ना वो आपके चित्तौड़गढ़ में ही है ना। तो ये आपका गलत हो गया और यही इसका क्या है, ध्यान रखना, राइट आंसर है। यही इसका कौन सा आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि असंगत का चयन करना था तो आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में ही है ना। मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ कुछ प्रमुख सीमेंट कारखानों के नाम, तो देखो कौन कौन से हैं। जेके सीमेंट, बहुत सारे कारखाने हैं, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट गोटन नागौर, जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, और जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट आपके मांगरोल चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट गोटन नागौर में, जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में, है ना, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर में राज्य का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना, और जेके व्हाइट सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर दो फटाफट। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है, अभी तो बताया गोटन नागौर। जेके व्हाइट जो सीमेंट का कारखाना है ना गोटन नागौर में, वो राज्य का पहला क्या है, सफेद सीमेंट का कारखाना है 1984। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, गोटन नागौर। खारिया खंगार जोधपुर में भी क्या है, सफेद सीमेंट का कारखाना है ना। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में भी क्या है, सफेद सीमेंट का कारखाना है। श्री रामनगर कोटा में सफेद सीमेंट का कारखाना नहीं है, ध्यान रख लेना। इन तीन में सफेद सीमेंट का क्या है, कारखाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए फटाफट आंसर दो। कौन सा सीमेंट उद्योग और जिले के संदर्भ में जो है ना वो सुमेलित नहीं है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट नागौर में है, सही है।
राजश्री सीमेंट उदयपुर में है क्या? नहीं है, राजश्री सीमेंट उदयपुर में नहीं है। एसीसी सीमेंट बूंदी में है, एसीसी ने तो लगाया था, क्लिक निक्सन कंपनी। एसीसी सीमेंट जो आजकल किसका, अडानी समूह का हो गया, तो एसीसी लाखेरी सही है। मंगलम सीमेंट कोटा मोडक में है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो कौन सा आंसर आ गया? राजश्री जो व्हाइट सीमेंट है ना, ये कहां नहीं है, उदयपुर में नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। यहां देख लो सारी चीजें लिखी हुई हैं, काम काम की जो भी चीजें हैं। राजश्री सीमेंट नागौर में है, ये ध्यान रखना। राजश्री उदयपुर में नहीं है, राजश्री कहां है, नागौर में है। अगला देखो, अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास ब्यावर, है ना। नीरश्री सीमेंट मोडक नागौर में, है ना। मंगलम सीमेंट भी मोडक कोटा में, सॉरी मोडक कोटा में, और नीरश्री सीमेंट भी मोडक कोटा में। श्री सीमेंट ब्यावर में, त्रिनेत्र सीमेंट नौलखा आपके बांसवाड़ा में, अल्ट्राटेक सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही, अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़, अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली बैरोड, और ग्रासिम सीमेंट भी कोटपुतली बैरोड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो सीमेंट के कारखाने हैं वो आपके क्या है, कंप्लीट है। आगे चलते हैं रबिया, है ना। राजस्थान में प्रश्न क्या है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं चित्तौड़गढ़ में, और आने वाले समय में, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां आपके जैसलमेर में भी है, तो आने वाले समय में जो है ना जैसलमेर में भी जो है वो सीमेंट का उत्पादन, है ना, हो सकता है पहले नंबर पर आ जाए। तो अभी के लिए तो आंसर आपको कौन सा करना है, चित्तौड़गढ़ ही जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। देखो कितना शानदार प्रश्न है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो आपकी जीएसएम है ना, गंगानगर शुगर मिल, उसी का कारखाना है कौन सा, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क। कहां है भैया, धौलपुर में। जिस भी विद्यार्थी ने 2 नंबर का आंसर दिया है बधाई का पात्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रख लेना, राज्य में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग, सॉरी कांच उद्योग का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है वो धौलपुर में ही हुआ है, जिसके 2 बड़े कारण है। एक तो कच्चे माल की उपलब्धता जो कि यूपी से भी प्राप्त हो जाता है, राजस्थान से भी प्राप्त हो जाता है, और दूसरा बड़ा कारण है ये जो धौलपुर है ना, ये परिवहन मार्गों से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं। कांच उद्योग के बारे में क्या है, कांच उद्योग कच्चा माल कौन सा है, कांच बालू सिलिका सैंड, सोडा सल्फेट और कौन सा, सोरा। ये कांच उद्योग का क्या होता है, कच्चा माल होता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक विकास कहां हुआ है, धौलपुर में हुआ है, इंपोर्टेंट है। 2 बड़े कारण है, एक तो कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता, और दूसरा परिवहन मार्गों के साथ जुड़ा हुआ होना। धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर में है, हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क भी धौलपुर में है, और सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहां है, कोटा में है। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों किसके हैं, ये दोनों के दोनों जो सार्वजनिक शुगर निर्माता जो कंपनी है कौन सी, आपकी गंगानगर शुगर मिल, है ना, जीएसएम। कौन सी है, आपकी जीएसएम है ना, उसी के ये कारखाने हैं। कौन कौन से, धौलपुर ग्लास वर्क्स और कौन सा, द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क। दोनों ही किसके हैं, गंगानगर शुगर मिल के हैं। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, फटाफट रिवीजन करते रहो। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कौन देता है। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो देख। असंगत का चयन करना है। सेंट गेबोन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी खेरतल तिजारा में है क्या, सेंट गेबोन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गेबोन फ्रांस की सबसे बड़ी, मतलब फ्रांस की कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी, है ना, ये ग्लास निर्माता कंपनी है, तो ये सही है। और इसका जो प्लांट है वो कहाँ है, भिवाड़ी खेरतल तिजारा में है। ठीक है ना। सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन गिलोट कोटपुतली बैरोड को विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक बीकानेर में बजट 2024-25 के अनुसार, 25-26 के अनुसार नहीं, बजट 2024-25 के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक बीकानेर में, और बजट 2024-25 के अनुसार ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। बजट 2024-25 के अनुसार ही, है ना, किसके लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए। ध्यान रखना, है ना, किसके लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना, एलिमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बजट 2024-25 के अनुसार उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। बजट कौन सा है, 2025। तो इसका राइट आंसर है, सभी क्या है, सुमेलित है। ध्यान रखिएगा, जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ना वो यहाँ लिखी गई हैं,
फटाफट देखो क्या लिखी गई है। बजट 2024-25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक बीकानेर में स्थापित करने की घोषणा। बजट 2025-26 सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जाएगा। ये बजट 2025-26। बजट 2024-25 सिरेमिक पार्क बीकानेर में, मतलब बजट 2024-25 ये कहता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिरेमिक बीकानेर में और सिरेमिक पार्क भी कहां स्थापित होगा, बीकानेर में। जबकि बजट 2024-25 के अनुसार सिरेमिक पार्क कहां है, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है भैया, जिस भी विद्यार्थी ने जो है ना सही आंसर दिया है बधाई का पात्र है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल इजी प्रश्न। अभी टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, बताने की जरूरत ही नहीं है। टेक्सटाइल सिटी किसको बोलते हैं, भीलवाड़ा को बोलते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लो देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो। राज्य, अच्छा प्रश्न नहीं है, राज्य का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग की बात हो रही है भैया। किसकी बात हो रही है, सूती वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 में राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल, आप सभी जानते हो। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1906, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली 1918। लेकिन 12 अगस्त 1939 को यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई। लास्ट वाली बातें जो है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न जो है ना वो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, जिसमें महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना कौन सा वर्ष माना गया, 1942। ध्यान रख लेना, ये भी कहीं आप वहां है ना ये प्रश्न आ जाए, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिले। अगर आप इसकी साइट पर जाकर चेक करोगे ना तो 1918 दे रखा है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कब बनी, 1939 ये दे रखा है। जबकि एलडीसी की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, उसमें इसका आंसर कौन सा माना गया, 1942। ये ध्यान रख लेना। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड की, जो राज्य की सबसे बड़ी क्या है, सूती वस्त्र मिल है। कौन सी वाली, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। आप देखें इस प्रश्न का आंसर दो, कौन सा इसमें असंगत है। देखो देखिए कौन सा असंगत है। असंगत का चयन करना है रे भैया, फटाफट असंगत का चयन करके बताओ रे। देखे है ना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा 1938 सही है क्या, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल बिल्कुल सही है। आदित्य मिल्स लिमिटेड निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, और पहले आया था आदित्य सीमेंट। ठीक है, यहां देखो यहां कौन आई, आदित्य मिल्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़ आ रहे, चित्तौड़गढ़ में है आदित्य मिल्स लिमिटेड। और एक बार अभी आया था ना आदित्य मिल्स, वो चित्तौड़गढ़ में था। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में था, विजयनगर में नहीं था। ठीक है ना। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी झालावाड़ 1968 सही है। राजस्थान स्पेनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा है ना 1960, ये भी सही है। गलत कौन सा हुआ, गलत ये हो गया क्योंकि आदित्य सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, आदित्य कॉटन मिल जो है ना ये विजयनगर ब्यावर में है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये यहां नहीं है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये कहां है, ये विजयनगर ब्यावर में है। ठीक है, और अगर आदित्य सीमेंट पूछ लेता है वो आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है ना वो बधाई का पात्र है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न ये देखो यहां लिखा हुआ भी है, आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़, सॉरी मैंने विजयनगर बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो विजयनगर में नहीं है, वो कहां है, किशनगढ़ अजमेर में है। फ्लो में कौन सा बोल दिया है, विजयनगर, तो मैं मेरी गलती स्वीकार कर रहा हूं, उसको कौन सा मान के चलना, किशनगढ़ अजमेर जो है ना वो मान के चलना है। ठीक है ना। आगे मॉडर्न सिंथेटिक्स मिल्स, ये कृत्रिम रेशा की मिल है या इसको आप फाइबर रेशा की मिल मान सकते हो। फाइबर रेशा या कृत्रिम रेशा की जो है ना ये क्या मानी जाती है, मतलब मिल मानी जाती है। कौन सी, मॉडर्न सिंथेटिक कोटपुतली बैरोड। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1925 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। अगला इस प्रश्न का आंसर दो फटाफट। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल कहां है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगापुर भीलवाड़ा या फिर गंगानगर, तो कहां है भाई, देखिए फटाफट आंसर दो कौन सी है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, कहां है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। अगली तरफ बढ़ते हैं भैया, देखो यहां क्या लिखा हुआ है,
राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965, अभी यही तो था। और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ 1978 और गंगापुर सहकारी कताई मिल गंगापुर 1981। इनके सन भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा 1965, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ 1978 और गंगापुर सहकारी कताई मिल गंगापुर भीलवाड़ा 1981। ठीक है, ये सन भी जो है ना इसका ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। कंप्यूटर एडेड कारपेंट डिजाइन सेंटर कौन सा पूछा गया है? कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा, जयपुर, सिलोरा, किशनगढ़ या ब्यावर। तो कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहां है? आपके जयपुर में है। जबकि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां है? भीलवाड़ा में है। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। देख लो यहां, देखो फटाफट। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर तो भीलवाड़ा में है, जबकि कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहां है? आपके इसमें है जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। और राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ में, और देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर भी कौन है? किशनगढ़ है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर तो भीलवाड़ा में और कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहां है? जयपुर में। और पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहां है? सिलोरा किशनगढ़ में। और देश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर भी कौन है? किशनगढ़ अजमेर है। कौन है? किशनगढ़ अजमेर है। ध्यान रख लीजिएगा, कौन सा है? किशनगढ़ अजमेर है। ठीक है ना? थोड़ा सा अटक रहा है ये, थोड़ा सा सांस ले बादल, है ना? थोड़ा सा अटक रहा है, थोड़ा सा सांस ले लिए, बेचारो थक गो, है ना? 15 मिनट का माय हो गया भाई तेरा? लो जी साहब, आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। बजट 2024-25 प्रश्न का आंसर दो रवि, देखे फटाफट। बजट 2024-25 कहां टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है? बजट 2024-25 के अनुसार कहां टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है? फटाफट आंसर दो। भीलवाड़ा, बीकानेर, कांकानी, रोहट या किशनगढ़? कांकानी रोहट जो है ना, कांकानी जोधपुर में पड़ता है, रोहट पाली में पड़ता है। तो कांकानी रोहट में या फिर बीकानेर में या भीलवाड़ा में? तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? भीलवाड़ा इज द राइट आंसर। बजट 2024-25 के अनुसार भीलवाड़ा में जो है ना वो कौन सा पार्क विकसित किया जा रहा है? टेक्सटाइल पार्क जो है ना वो आपका विकसित किया जा रहा है। बजट 2025-26 में उस टेक्सटाइल पार्क का विस्तार करने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बजट 2000 आपके इसकी 25-26 और बजट 2024-25 की महत्वपूर्ण बातें हैं, पढ़ लो थोड़ा सा। क्या कह रहा है बजट 2024-25, है ना? इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब बांदीकुई दौसा में, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर में। मैंने वही नाम लिखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वापस से देख लो। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब बांदीकुई दौसा बजट 2024-25, हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर बजट 2024-25, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ अजमेर में बजट 2024-25। बजट 2025-26 टॉय पार्क जो है ना वो कोटा में जो है ना वो बनाया जाएगा। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में। पहले से 5 स्टोन पार्क हैं, ये 2 होते ही कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। सिकंदरा दौसा में है, मासलपुर करौली में है, मंडोर जोधपुर में है ना? और आपके उधर धौलपुर में है ना? पहले से 5 जो है ना वो क्या है? आपके स्टोन पार्क हैं। 2 स्टोन पार्क होंगे निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में, वुड पार्क दौसा में और औद्योगिक पार्क जो है ना वो भीलवाड़ा में विकसित किया जाएगा बजट 2025-26 के अनुसार। याद कर लेना रे भैया। आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना? अगले वाले प्रश्न का आंसर दो। कितना शानदार प्रश्न है, देखे प्रश्न क्या कह रहा है? हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसको दिया गया है? भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या फिर ब्यावर? फटाफट आंसर दो भी इसका। इसका राइट आंसर कौन है? जोधपुर है। जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट के लिए किसका दर्जा दिया गया है? ध्यान रखना,
टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगले ये देख लो, भीलवाड़ा का भी दिया हुआ है। 2009 में भीलवाड़ा शहर को कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा, जबकि हैंडीक्राफ्ट के लिए है ना टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस किसको बोलते हैं, जोधपुर को। और वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 2009 में कौन से शहर को दिया गया है, भीलवाड़ा शहर को दिया गया है। यह भी ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा जाता है वो यही है, वस्टेड स्पिनिंग मिल्स जो है ना वो कहां कार्यरत है, चूरू और लाडनू डिडवाना कुचामन में, चूरू बीकानेर में, ध्यान रखना, चूरू बीकानेर में, चूरू कोटा में, चूरू जोधपुर में। राइट आंसर आप दे दोगे। कौन सा राइट आंसर आएगा, वस्टेड स्पिनिंग मिल दो ही है, एक चूरू में संचालित है, एक लाडनू में संचालित है। दोनों की दोनों ग्रामीण क्षेत्र में संचालित क्या है, ये आपकी ऊनी वस्त्र मिले हैं, ध्यान रख लेना। ये आगे आ जाओ रबिया, देखिए असंगत का चयन करके बताओ फटाफट, फटाफट असंगत का चयन करो। स्टेट वुलन मिल जो है ना वो बीकानेर में है, राइट। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू में है, अभी तो आया था बिल्कुल लाडनू और चूरू। एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर इज राइट। कारोली बिल्कुल सही है, खेरतल तिजारा में, बिल्कुल दोनों ही क्या है, सही है। एपेरल पार्क जो है वो जगतपुरा कारोली सही है। मतलब कौन सा गलत हो गया, वस्त्र निर्यातक शहर गलत हो गया। वस्त्र निर्यातक शहर जो है ना वो जोधपुर नहीं है भैया, वो है आपका कौन सा, भीलवाड़ा। जोधपुर को तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा है हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने नाम बोल दिए हैं। अगला आ जाओ, बिल्कुल इजी प्रश्न है, फटाफट आंसर दो। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहां है, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड है कहां, जोधपुर में। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रबिया, फटाफट आंसर देते जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल किस राज्य में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पूछा गया है तो गडेपान कोटा में है रबिया। कहां है, गडेपान कोटा में, क्योंकि कपासन चित्तौड़गढ़ में तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। श्री रामनगर में श्री रामनगर जो आपका केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो कौन सा आंसर आया, गडेपान इज द राइट आंसर। देख लो, चाहे देख लो, यहां चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गडेपान कोटा, राष्ट्रीय केमिकल कौन सा है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ है या नहीं है, और श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड श्री रामनगर कोटा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं, फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं भैया, ध्यान रखना है ना। अब ये देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दो। मोदी अल्केलाइज एंड केमिकल लिमिटेड स्थित है अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा या भरतपुर। मैं इस प्रश्न का जो है ना वो रिप्लाई देखना चाहूंगा, आप लोग क्या रिप्लाई दे रहे हो, फटाफट इसका रिप्लाई करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, भीलवाड़ा इज द राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन सा इसका राइट आंसर है, भीलवाड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अच्छा, यहां कुछ बातें लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ लो, है ना। प्रश्न यहां से बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। मोदी अल्केलाइज एंड केमिकल लिमिटेड भीलवाड़ा, द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर, दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, ये भी महत्वपूर्ण है। और जैव उर्वरक, कौन सा उर्वरक है, जैव उर्वरक है, ये ध्यान रखना, नाम लिख देता हूं। यहां कौन है, ये है जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक का पहला कारखाना भरतपुर, ये भी सही है। चारों ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, चारों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर से देख लेना इनको, एक बार फिर से देख लेना। मोदी अल्केलाइज एंड केमिकल लिमिटेड भीलवाड़ा, द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर, और सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, और पहला जैविक खाद का कारखाना भरतपुर। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कितना शानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर दे दोगे तो। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है, लूणकरनसर, सांबर, पचमदरा या डीडवाना। यहां देखना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पूछ रहा है, डीडवाना कुचामन में है। और राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स अगर पूछ लेता है तो पचमदरा में है, ध्यान रखना। तो यहां तो राइट आंसर कौन सा होगा, डीडवाना कुचामन।
राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पूछ रहा है डीडवाना कुचामन, और राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड कहां है? पचपदरा बालोतरा में है। ठीक है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है इसीलिए दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर तो आप बता दोगे। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है? कलवा, कांकरोली, कारोली या फिर कोटपुतली बहरोड? बताओ रे कहां है? कांकरोली राजसमंद में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो रे, कितना बढ़िया प्रश्न है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहां स्थापित किया गया? राजस्थान में 9 वनस्पति घी के कारखाने हैं। कितने हैं? 9 वनस्पति घी के कारखाने हैं। पहला वनस्पति घी का कारखाना 1964 भीलवाड़ा में लगाया गया था। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है भैया। आगे आ जाओ, देखे पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? सबको बताया आपको पहली चीनी मिल कहां स्थापित हुई थी। पहली चीनी मिल केशोराय पाटन, श्री गंगानगर, कोटा या भोपाल सागर? पहली चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। देख लो यहां लिखा हुआ भी है ना, क्या लिखा हुआ है ना? द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 निजी क्षेत्र में स्थापित थी। ध्यान रखना, लिखा हुआ है ना 1932। यह है काम का। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के नाम से 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यह काम का है। आज सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। और केशोराय पाटन जो है ना वो बूंदी में है 1965 में। ये सहकारी क्षेत्र की मिल है, वर्तमान में बंद पड़ी है। जितनी भी राजस्थान में 4 जो है ना, ध्यान रखना, राजस्थान में 4 चीनी मिल है। 3 चीनी मिलों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। एक चीनी मिल जो है ना वो उदयपुर में है, वो भी बंद है, निजी क्षेत्र की। और एक आपकी केशोराय पाटन सहकारी क्षेत्र की बंद है। और द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ ये भी बंद है। केवल कौन चालू है? जीएसएम जो है ना वो आपकी चालू है। आ जाओ रे भैया, कितना शानदार प्रश्न आ गया। अब आ जाएगा मजा। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? द हाई टेक्निकल प्रिसिजन ग्लास वर्क धौलपुर गंगानगर शुगर मिल्स का है, मतलब राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स नागौर डीडवाना कुचामन सही है। सांबर साल्ट लिमिटेड नहीं है, गंगानगर शुगर मिल्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा सांबर साल्ट लिमिटेड जो है ना वो केंद्र सरकार की कंपनी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है ना। तो ये राइट आंसर हो गया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे आ जाओ। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ना वो लिखी हुई है। केंद्र सरकार के उपक्रम, ये है काम की चीज। तो एक तो कौन सा है? सांबर साल्ट लिमिटेड 1964। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी 10 जनवरी 1966। अब इसके 3 जिंक स्मेल्टर हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के। एक तो जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर में, एक सीसा जस्ता स्मेल्टर है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? जिंक स्मेल्टर है। और एक जो है ना वो दरीबा में स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स है। कहां? दरीबा राजसमंद में। ध्यान रखना, राजस्थान नहीं है, दरीबा राजसमंद में। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखो कौन सी कंपनी आ गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहां है? खेतड़ी झुंझुनू 1967। इसके भी 3 प्रगलन संयंत्र जो है ना अपने राजस्थान में है। एक तो कौन सा है आपका ध्यान रखना, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है झुंझुनू में। एक खोदरीबा परियोजना है अलवर में, और एक चांदमारी परियोजना है कहां? झुंझुनू में। ठीक है, ये 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो केंद्र सरकार के हैं, है ना। ये देखे इस प्रश्न का आंसर दो रहा भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इस प्रश्न का आंसर दो। देखो क्या कह रहा है। सांबर साल्ट लिमिटेड का आ रहा है भैया, सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर से ही है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये भी जयपुर से ही है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा ये भी बिल्कुल सही है। द हाई टेक्निकल प्रिसिजन ग्लास वर्क धौलपुर में ये भी बिल्कुल सही है ना। तो ए, ब, से और द पहला ही इसका राइट आंसर है। जिस भी विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितना शानदार रिवीजन चल रहा है ना। ये केंद्र सरकार के और भी उपक्रम मैंने यहां दे दिए हैं, पढ़ लो एक फटाफट। केंद्र सरकार के हिंदुस्तान कौन सा है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1967। चेकोस्लोवाकिया के
सहयोग से स्थापित की गई थी, वर्तमान में बंद पड़ी है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964 वर्तमान में बंद पड़ी है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर 1965 ये चलायमान अवस्था में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये इंपॉर्टेंट है, जिसको रील बोलते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में है भैया, ध्यान रख लीजिएगा, जयपुर 1981। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर 1978 और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया या कपासन चित्तौड़गढ़ में है, जिसमें ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इनके साल भी मैंने यहां लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर बंद पड़ी है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है ना 1964 ये भी बंद पड़ी है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर 1965 ये चलायमान अवस्था में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर 1981 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर 1978 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया या कपासन चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो है ना वो सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर करो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी सुमेलित है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर सुमेलित है। मोदी अल्केलाइज एंड केमिकल लिमिटेड ना, यही गलत हो गया क्योंकि ये भरतपुर में नहीं है। अभी तो मैंने बोला था कहां है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, ओरिएंटल पावर केबल कोटा में है, ये भी सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं था, आपका 6 नंबर जो है ना वो क्या नहीं था, सुमेलित नहीं था। जिस भी विद्यार्थी ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है वो बधाई का पात्र है रे भैया। कंफर्म है, आगे आ जाओ। कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ, देखे फटाफट बताओ। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर है, बिल्कुल है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर है, बिल्कुल है। कैपेस्टन मीटर कंपनी जयपुर और पाली में है, बिल्कुल सही है। और स्टेट टेनरीज लिमिटेड दौसा में है। ये तो सारे सही हो गए, ये तो सारे सही हो गए, है ना। ये तो सारे ही क्या है, सही है। तो आपका जो है ना ई नंबर ऑप्शन बना दिया है मैंने, सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। ध्यान रख, नहीं सभी सुमेलित कहां है, स्टेट टेनरीज जो है ना ये दौसा में नहीं है भैया, ये टोंक में है। तभी मैं सोचूं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कौन सा राइट आंसर है आपका, द नंबर। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जिसको बॉल बियरिंग कंपनी के नाम से पहले जाना करते थे, जयपुर में है। कैपेस्टन मीटर कंपनी पानी के मीटर बनाने वाली कंपनियां हैं, जयपुर और पाली में कार्यरत है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टेट टेनरीज लिमिटेड दौसा में नहीं है, टोंक में है, ध्यान रख लीजिएगा। तभी मैं सोचूं इसका आंसर कैसे नहीं आया। यहां से देख लो रे भैया, देखो पढ़ो। सिमको को क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना, भरतपुर 1967 में इसकी स्थापना। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर में, जिसका पुराना नाम है बॉल बियरिंग कंपनी, जो एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग कंपनी है, उसका नया नाम है कौन सा, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। बड़ा मजा आ गया आज तो, ठीक है ना, बड़ा ही मजा आ रहा है। हालांकि पूरा रिवीजन तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो जितना हो सकता है उतना तो करवाते ही हैं। अशोक लीलैंड और अवंती स्कूटर कंपनियां कहां कार्यरत है, अलवर, भैरोड, जयपुर या भीलवाड़ा, कहां कार्यरत है बताओ। सीधी बात है, अलवर में है। सीधी कहां है, अलवर में। अशोक लीलैंड और कौन सा, अवंती स्कूटर्स इज द राइट आंसर। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजसिकों के बारे में कितना शानदार प्रश्न आया है ना। उद्योग में आपको ट्रेडिशनल उद्योग पूरे करवा चुका, अब थोड़ा सा मॉडर्न में चलते हैं। राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड राजसिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, स्थापना 3 जून 1961, बिल्कुल राइट है। 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया, सही है, यह भी सही है। लघु औद्योगिक इकाइयों, हस्तशिल्प को वित्तीय सहायता, है ना, प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, यह भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी क्या है, सही है। ध्यान रख लीजिएगा किसके बारे में, राजसिकों के बारे में। आगामी एग्जाम के लिए बड़ा ही काम का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का सेशन यहीं तक है। अगला जो सेशन है वो भी उद्योग से रिलेटेड होगा और उसमें उद्योग में इकोनॉमिक सर्वे और जो आपके आजकल जो रिको के द्वारा जो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं उन सभी का समावेश होगा। और जितने भी उद्योग से रिलेटेड योजनाएं होंगी उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है आपके साथ शेयर करेंगे उस सेशन को जो है ना, और बड़ा ही शानदार होने वाला है। इस चैनल पर अगर कोई बंदा पहली बार आया है तो वो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।